नमस्कार दोस्तों। एक और दागी का दाग धुल गया। एक और दागी को जिम्मेदारी मिल गई और एक जोड़ने की बजाय तोड़ने लगा। जी हां, ये सारी हरकतें भाजपा में ही होती हैं। बहरहाल अच्छी खबर से शुरू करता हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो यूनियन टेरिटरी, अब तो केंद्र शासित सूबा ही है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली है। उन्होंने शपथ ली है, उसमें इंडिया अलायंस के तमाम सीनियर नेता पहुंचे। राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे और तमाम सारे नेता पहुंचे हैं। चाहे शरद पवार की पार्टी की उनकी बेटी हो या सीपीआई के नेता हो, सीपीआईएम के नेता हो, सभी पहुंचे थे। बेहतरीन संगम था। हालांकि अरविंद केजरीवाल वहां नहीं गए, उनकी जगह संजय सिंह गए थे। तो इस तरीके से सारे लोग गए थे और आज उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद में उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह सरकार हर व्यक्ति की सरकार होगी और पहला आदेश दिया डीजीपी को कि जब मुख्यमंत्री निकलेंगे तो कहीं पर भी रास्ता किसी का रोका नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जब भी निकलेंगे रास्ता किसी भी आमजन का रोका नहीं जाएगा। एक बड़ी बेहतरीन स्थिति थी। निश्चित रूप से यह बेहतर स्थिति यदि हरियाणा में भी होती तो अच्छा लगता। बहरहाल हरियाणा में सैनी को नेता चुन लिया गया है, नायब सैनी को, जो मनोहर लाल खट्टर का ड्राइवर हुआ करता था। पीछे उन्होंने उसे मुख्यमंत्री बना दिया था और उसके शपथ ग्रहण होगी। अब अनिल विज भी बड़े जोर जोर से कहने लगे हैं, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पार्टी चौकीदार भी बना देगी तो वह काम पूरी निष्ठा से करूंगा, मैं कोई पद की लालसा नहीं। ये वही हैं जो खुद को सीएम कह रहे थे, सबसे सीनियर बता के दावा ठोक रहे थे। राव इंद्रजीत भी कमोबेश इसी तरीके से कि मेरा आप कुछ नहीं है, क्योंकि अमित शाह सामने थे। डर लगता है कहीं ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, विजिलेंस आ जाए, पुलिस आ जाए और जांच शुरू हो जाए और फिर पकड़ा जाए कि इन्होंने क्या किया है। इसलिए सब वही बोलेंगे जो साहेब को अच्छा लगे। तो आज यह बेहतरीन दो सीन देखने को मिले। इसके बाद एक तीसरी आता हूं। तमाम सारे लोग हरियाणा पे बात करते हैं, तो हरियाणा पे एक चीज कह के खत्म करूंगा। कल जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उसमें उन्होंने कहा कि तमाम सारे चैनल 8:05 पे ही बताने लगे थे कि किस पार्टी की कितनी एज है, कैसे बढ़त हो रही है और कौन नीचे जा रही, जबकि मतगणना तो 8:30 बजे शुरू हुई। आप सोचिए, सरेआम मुख्य चुनाव आयुक्त और तमाम पत्रकार उस पर सवाल भी नहीं उठा रहे थे। वजह बताता हूं कि जो मतगणना शुरू हुई वो 8 बजे ही शुरू हुई थी। पहले बैलेट की गिनती हुई और उसके बाद में ईवीएम की गिनती हुई। यानी पत्रकार जो एज बता रहे थे गलत नहीं बता रहे थे। पहली बात। अब आता हूं दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पे लड़ी थी, आम आदमी पार्टी 88 सीटों पे लड़ी थी। आम आदमी पार्टी की 88 में से 87 पर जमानत जब्त हो गई, एक पर जमानत बची है। और भारतीय जनता पार्टी जो 89 पे लड़ी उसके 9 मंत्री हारे। उसके बाद में 8 की जमानत जब्त हो गई, यानी बचे 72। और उन 72 सीटों में उसने ऐसा जादू किया इन्हीं मुख्य चुनाव आयुक्त की कृपा से कि वो 48 सीट जीत गई।
सरकार कल बना लेंगे। वैसे तो सरकार गई इनकी कब थी, वही थे, तो वो होना ही था। बहरहाल इसी तरीके की साजिशें रचने का काम अब महाराष्ट्र में हो रहा है। कभी डीए घोषित हो रहा है इमीडिएट इसी समय, कभी इसी समय किसानों की जो एमएसपी का रेट बढ़ाया जा रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। उसी महाराष्ट्र के लिए जीतने की साजिश रचने के लिए चंद दिनों में बड़े फैसले लिए गए। कहीं महिलाओं को ये देंगे, कहीं इनको ये देंगे, कहीं उनको ये देंगे। उसी कड़ी में यह फैसला है कि किसानों को एमएसपी पे कैसे ये बढ़ोतरी दी जाएगी, जबकि इन्हीं की सिर्फ 2 साल की सरकार में महाराष्ट्र में 20,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 20,000 किसानों, कल्पना करिए 2 साल में 20,000 किसान मर गया। और अब बता रहे हैं कि हम किसान हितैषी, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। बहरहाल इसको भी अब समझिए न समझिए, आपकी मर्जी। अब मैं आगे आता हूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का बेड़ा गर्क किया है, वहां पर लगने वाली इंडस्ट्री गुजरात शिफ्ट हुई, वहां का बिजनेस गुजरात शिफ्ट हुआ और सारा कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का ओरा बना के रखना था। बहरहाल वो टूटा, ज्यादा नहीं टूटा, लेकिन टूट रहा है। आज दुनिया में जिस तरह की स्थिति है, जो 5 आईज कही जाती है, कनाडा ने उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। कनाडा ने नरेंद्र मोदी के गैंगस्टर, इंटरनेशनल गैंगस्टर रिलेशंस का खुलासा किया है। अमेरिका कह रहा है इस पर जांच हो, ब्रिटेन कह रहा है जांच हो, न्यूजीलैंड कह रहा है जांच हो, और तमाम सारे देश कह रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो फ्रॉड बताते हैं विश्व गुरु का, वो ध्वस्त हो चुका है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? हिंदुस्तान के अंदर सोचने की क्षमता खो चुके हैं हमारे लोग। जिस समय बहराइच में भेड़ियों ने अटैक कर दिया था, तमाम घरों में घुस रहे थे, तमाम बच्चों को शिकार बना रहे थे, तब वही हिंदू मुस्लिम मिलकर के उसका मुकाबला कर रहे थे और उन भेड़ियों को पकड़ा गया, बचाया गया, जाने कितने लोगों को पहरे लगाए गए, सब कुछ किया गया। तब तमाम घरों में तमाम परिवारों के बच्चों की जान बची है। लेकिन वह खत्म होते ही कैसे नवरात्र का त्योहार, मां का त्योहार जो प्रेम सिखाता है, सौहार्द सिखाता है, शांति सिखाता है, और 9वें दिन मां शांति भाव में, प्रेम भाव में होती, उनकी प्रतिमा का जब विसर्जन करने जाया जाता है, तो आप सोचिए कितने गमगीन माहौल में होना चाहिए, प्यार के साथ होना चाहिए। उसकी बजाय उसमें नचनियां नचाई जाती हैं, गंदे गंदे गाने जो है बजाए जाते हैं, और अब तो गालियां बजाई जाती हैं एक धर्म विशेष के लोगों के लिए, उनके लिए जो आपको बचा रहे थे, जो आपके बच्चों को बचा रहे थे उन भेड़ियों के, उससे उन पर आप हमला कर देते हैं। 20 गांव के लोग हमला करते हैं, तमाम लोगों के घर जला दिए गए, मोटर की जो है एजेंसी जला दी गई, कारखाने जला दिए गए, छोटे छोटे गरीब घरों के लोग जो दिहाड़ी करने वाले लोगों के घर, बच्चे सब जला दिया गया। एक दिन का खाने का अनाज नहीं बचा है। आज सोचिए कौन सा भारत बनाया है। इस भारत के बूते नरेंद्र मोदी 72 में 48 जीतते हैं या कुछ और है? बहरहाल कुछ और भी है। 72 में 48 तो नहीं जीत सकते, क्योंकि 543 में वो 240 जीते, और 240 जीतने के बाद वो जिन 2 बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री बन गए, जिन 2 बैसाखियों के सहारे उनकी सरकार चल रही है, आखिर वो क्या है, उसको जरूर जानना चाहिए। एक बैसाखी आंध्र प्रदेश से आती है,
जब जगन रेड्डी वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो नरेंद्र मोदी की सह पर उस समय चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई, भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज की गई 371 करोड़ के उस स्किल डेवलपमेंट घोटाले के जो भारत सरकार की योजना थी, और उसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो 2 महीने जेल में रहे। इस दौरान ईडी ने उनके खिलाफ, इस जगह एक और चीज बोल, उस समय उनका साथ दिया था, उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने, और उसने कहा था इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जब तक साबित ना हो जाए, तथ्य ना आ जाए, तब तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुई। उसके बाद में ईडी ने अपनी तरफ से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की 371 करोड़ रुपए के घोटाले की। हालांकि जितने लोगों के उन्होंने और दर्ज किए वो बड़े छोटे छोटे थे, ये सबसे कम सा दिखाई देता है। तो 371 करोड़ के घोटाले की जो एफआईआर ईडी ने दर्ज की, उसमें क्लीन चिट दे दी। उस ईडी ने इतने साल बाद, 2 साल बाद कहा कि नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की सरकार चला रहे हैं। उस समय उसने कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था पर्याप्त सबूत। जो ईडी कह रही थी पर्याप्त सबूत है, वही अब कह रही है कि कोई सबूत नहीं। तो जो लोग उस समय पूछ रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू क्यों मोदी के साथ खड़े हो गए, इसकी एक बड़ी वजह यह थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार बनते ही उनकी जो पत्नी और परिवार की एक कंपनी है, जिसके शेयर को किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने शेयर मार्केट के जरिए उछलवा दिया था, और उसमें 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का उन्हें लाभ हो गया था। 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का। अब आप समझ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी इस तरह से भी देते हैं, नरेंद्र मोदी इस तरह से भी देते हैं कि उन्होंने जिन पूंजीपतियों को वहां पर ग्रीन सिग्नल देने का काम किया, मोदी सरकार से उन्हें पीठ थपथपा दी गई। यहां करो, कुछ भी करो, सपोर्ट। यह खेल है। तो यहां नो खेल होता है। एक तरफ ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हुए देश के माथे पर बैठते हैं उमर अब्दुल्ला, डेमोक्रेसी बचाते हुए, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी का कत्ल करने वालों को न्यू इनाम मिलता है। एक तरफ मोदी देश को टुकड़े टुकड़े करते हैं, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग यूटी बना करके टुकड़े कर दिया, और अब उन्हीं के नेता, बीजेपी के नेताओं ने मांग रखी है कि जो वहां के 2 जिले हैं, उन 2 जिलों को तोड़ के एक और यूनियन टेरिटरी बना दी जाए जो हिंदू बाहुल्य हो। तो अब आप समझ सकते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो बहरहाल वहीं आता हूं कि चंद्रबाबू नायडू इसलिए बैसाखी बने हुए, और वो बने रहेंगे। लोग सवाल कहते हैं अरे हटा लेंगे, नहीं, मैं बोला कि नहीं भाई, नहीं हटाएंगे, क्योंकि उन्हें पैसा भी मिल रहा है, उनको संरक्षण भी मिल रहा है, और सत्ता भी मिल रही है। तो फिर क्यों जाए? फिर तो मोदी जी करेंगे। उधर नीतीश कुमार के पास क्या है, इस पर आता हूं। लेकिन इसके पहले बताता हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनाई। जो शिंदे, आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था और ईडी का नोटिस सर्व हुआ था। उनके साथ के आधा दर्जन मंत्रियों को ईडी का नोटिस सर्व हुआ था। अब आप समझ सकते हैं। तो वो तो थे। उसके बाद अजीत पवार के लिए खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है, और फिर वो आके डिप्टी सीएम बन गए नरेंद्र मोदी के पास में हफ्ते भर बाद।
और मोदी गले लगाते हैं 70,000 करोड़ का भी उनका जो मामले में क्लीन चिट, और उसके बाद उनकी पत्नी के खिलाफ भी एक केस था 25,000 करोड़ के घोटाले का, उसमें भी क्लीन चिट। इसी तरीके से उन्हीं की पार्टी के और भी तमाम सारे लोग जो प्रफुल्ल पटेल थे, उनको भी क्लीन चिट दे दी गई, और ये सब हजारों करोड़ वाले लोग हैं। इसी तरीके से आप देखिए, जैसे असम में तरुण गोगोई सरकार के समय कांग्रेस के पास में जो थे मंत्री हुआ करते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो चिटफंड घोटाले के मामले में फंसे थे। 2014 से उन पर वो था, 2015 में वो बीजेपी में आ गए और अब मुख्यमंत्री भी हैं और सब क्लीन चिट है, कुछ भी करिए। शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में थे और उस समय ईडी और सब कुछ हो रहा था। आजकल भाजपा के साथ है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और सीबीआई ने शारदा घोटाला मामले में पूछताछ की और सब कुछ किया और अब खत्म। टीएमसी अब आरोप लगा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, तो यह स्थिति है। इसके बाद में मुकुल राय थे ममता सरकार में, रेल मंत्री हुआ करते थे देश के यूपीए सरकार में, ममता ने ही बनवाया था अपने बाद अपने कोटे से, और उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सब कुछ लगा। वो बीजेपी में है, सब बिल्कुल मस्त है, उनकी सारी सीबीआई ईडी की जांचें बंद है। इसी तरीके से हार्दिक पटेल, उनकी स्थिति थी, उनके खिलाफ मुकदमे थे और सब कुछ था, बंद हो गया। प्रवीण धारेकर, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के और सबके आरोप थे और सब कुछ हुआ, ये आ गए। इसके बाद नारायण राणे हैं, वो जो गुंडई किया करते हैं, उनके ऊपर तमाम सारे आरोप थे, वो आ गए, तो सब सही है। जितेंद्र तिवारी हैं इसी तरीके से, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, और जो ये सब नेता हैं ये सब भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। तो फिर नीतीश कुमार के ऊपर तो आरोप कोई नहीं लगा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की ही सरकार में बनाए गए तमाम पुल चंद दिनों में ढह गए थे, तमाम हजारों करोड़ रुपए के वो पुल है, वो सब ढह गए। रिकॉर्ड है इतने पुल कभी ढहे, उससे पुराने पुराने बने पुल आज तक सलामत है, मजबूती से खड़े हैं, वो ढह जा रहे हैं। और नीतीश कुमार पे कार्रवाई नहीं हो रही, नीतीश कुमार के यहाँ ईडी नहीं आती है, कहां से उनकी पार्टी का पैसा फंड आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। और साहब, नीतीश कुमार मोदी को देख के इस समय पांव क्यों पकड़ लेते हैं, क्यों उनके आगे झुकने को बेताब रहते हैं? सवाल यह, तो क्या वो कौन सी सीडी है जिस सीडी के कारण वो डरते हैं? वो सीडी है कौन सी? उस सीडी में क्या है, क्या क्या राज है जो नरेंद्र मोदी के हाथ लग गई है? और नीतीश कुमार उस कारण से उनके आगे कांपने लगते हैं, आप देखिएगा यूं होने लगते हैं। तो जब नीतीश कुमार यूं होने लगते हैं, उनके आगे झुक जाते हैं, पांव पकड़ते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, उनका हाथ सहलाने लगते हैं, तो सवाल यही उठता है, उस सीडी में कुछ तो ऐसा है कि नीतीश कुमार को डर लग रहा है। क्योंकि सीधे सीधे नीतीश कुमार के रिश्वत लेने जैसा कोई अभी तक ऐसा आया नहीं। हालांकि उनके पार्टी के द्वारा और उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार जरूर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डर के सीडी से रहे। उस सीडी की चर्चा दिल्ली में बड़ी तेजी से हो रही, बाकी सब तो वॉशिंग मशीन में साफ हो रहे हैं भाजपा की, जो ईडी ने लगाई हुई है, सीबीआई ने लगाई हुई, लेकिन नीतीश कुमार की सीडी कौन सी वॉशिंग मशीन में धुलेगी, उसमें क्या क्या है, इसको लेके बड़ा गंभीर चर्चा चलती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बेअंदाज में कहते हैं बिहार में कुछ भी करो, जो चाहेंगे नीतीश कुमार वही करेंगे, जो जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं, नीतीश कुमार वही फैसला ले लेते हैं। क्या डर है? सवाल यही खड़ा।
इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। डरोगे नहीं तो नफरत नहीं फैलेगी, नफरत नहीं फैलेगी कोई गलत काम नहीं करोगे, और गलत काम नहीं करोगे तो जियोगे और जीने दोगे, न हमले करोगे न कुछ करोगे। तो इन सब से ऊपर उठी, यह होती है सोच। तो ये डर क्या है जो नीतीश कुमार को समाये हुए, सवाल यह है। जय